हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ इकोसिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट दी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं अपनी लास्ट क्लास में। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट दी इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड इकोसिस्टम फंक्शंस। So now I'm going to discuss in detail about the ecosystem structure and ecosystem function. So listen carefully about the ecosystem structure से हम start करते हैं। First of all देखिए, अगर बात की जाए ecosystem structure की, so what is exactly ecosystem structure? ध्यान दीजिए। You know, जैसा कि मैंने आपको बताया इकोसिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। अगर बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है तो उनमें इंटरेक्शन भी होगा, ये कंपलसरी है, राइट। और उनके इंटरेक्शन से डिसाइड होता है किसी भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो दिस इज राइट ए फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। याद रहे, तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स results to form interaction between biotic and abiotic component results to form physical structure of ecosystem। इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन की वजह से फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कैन डेवलप। सो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम डेवलप ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम बात करें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की, तो यहां पे इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम हैविंग 2 मेन हेडिंग्स। यहां पे 2 मेजर हेडिंग्स है। नंबर 1 फिजिकल स्ट्रक्चर में आता है स्पीसीज कंपोजिशन, एंड नंबर 2 स्ट्रैटिफिकेशन। तो एक आता है स्पीसीज कंपोजिशन और दूसरा आता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्पीसीज कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब क्या है? तो अगर बात की जाए स्पीसीज कंपोजिशन की, तो स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पीसीज कंपोजिशन? Species composition, this is the identification and enumeration of what? Plant and animal species. Is that clear to all of you? So identification and enumeration of plants and animal species, that you call species composition. तो याद रहे, identification and enumeration of plants and animal species, that you call species composition. तो आइडेंटिफिकेशन एंड इनमरेशन, किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको गिनना ही स्पीसीज कंपोजिशन है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इनमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, दैट यू कॉल स्पीसीज कंपोजिशन। और यहां पे इतने सारे बायोम्स हैं, इतनी सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। इज दैट क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट भी आता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। और यहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डेंस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो यहां पे एनिमल और प्लांट की स्पीसीज की डेंस डाइवर्सिटी होती है। सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी मानी जाती है, सबसे ज्यादा जो स्पीसीज कंपोजिशन है, इट कैन फ्रेम द क्वेश्चंस एज ए क्वेश्चन, इट कैन फ्रेम। तो यहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज कंपोजिशन मानी जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
तो याद रहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डेंस बायोडायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहां पे प्लांट्स और एनिमल्स की डायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, क्लाइमेटिक जोन्स के ट्रॉपिकल रीजन्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सनलाइट और टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी होती है, और लाइट जहां पे ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, और जहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखी जाएगी, वहां पे स्पीसीज रिचनेस भी ज्यादा ही होगी। तो दिस इज स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा एग्जांपल डेजर्ट्स। अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में क्या होता है, डेजर्ट्स में पानी की कमी ज्यादा होती है, तो डेजर्ट्स में क्या होता है, डेजर्ट्स में जो है वेजिटेशन जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, स्पार्स वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन बहुत ही कम देखे जाते हैं डेजर्ट्स में। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी में जो स्पीसीज कंपोजिशन में जो रिचनेस है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, और जो रिचनेस कम है वो डेजर्ट्स में है। तो यहाँ पे डेजर्ट्स में क्या देखा जाता है, स्पार्स वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम है। सो दिस इज अबाउट स्पीसीज कंपोजिशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ स्पीसीज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज, कहीं पे स्पीसीज डेंसिटी ज्यादा होती है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा है लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहीं पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है लाइक डेजर्ट्स। Are you getting or not? So this is about the ecosystem structure, species composition. Second is stratification. अगर stratification की हम बात करें तो this is the vertical distribution of organism, any plants or animals, right, at different level. So this is the distribution of organism at different levels that we call stratification. तो याद रहे। So this is the, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, this is vertical distribution of organisms at different level। तो different level पे vertical distribution of organisms जो है that you call stratification। तो different level पे vertical distribution of organisms जो है that you call स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको आप स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बॉटम लेयर की अगर हम बात करें तो बॉटम लेयर पे आप किसको कैटेगराइज करते हैं, सर्टेन प्लांट्स लाइक हर्ब्स। हर्ब्स सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट, उनको आप बॉटम लेयर में कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद मिडिल लेयर पे आप कैटेगराइज करते हैं शर्ब्स को, और वहीं टॉप लेयर पे आप कैटेगराइज करते हैं ट्रीज को। तो यहां पे इनका ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर्ब्स के बाद शर्ब्स के बाद ट्रीज, राइट। तो ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है एट डिफरेंट लेवल दैट यू कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज अबाउट द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ व्हाट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और इसके स्ट्रक्चर्स में स्पीसीज कंपोजिशन आता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा स्ट्रैटिफिकेशन आता है, स्पीसीज कंपोजिशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इनमरेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। कहीं पे स्पीसीज डेंसिटी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहीं पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है लाइक डेजर्ट्स। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, बॉटम लेयर लाइक हर्ब्स, जो मिडिल लेयर है उसमें आप शर्ब्स को रखते हैं, टॉप लेयर पे ट्रीज को रखते हैं। दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इन डिफरेंट लेवल। तो ये हो गया इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इसके बाद बात करते हैं इकोसिस्टम के फंक्शंस की। मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द इकोसिस्टम फंक्शन। सो नेक्स्ट इज इकोसिस्टम फंक्शंस की हम बात करते हैं। इकोसिस्टम फंक्शंस में क्या आता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इकोसिस्टम फंक्शन यानी कि यहां पे इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट होती है, दैट यू कॉल्ड
इकोसिस्टम फंक्शन। इज दैट क्लियर? मैंने बताया इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम फंक्शन। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट्स होती हैं, यानी कि वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसको आप इकोसिस्टम फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे इकोसिस्टम फंक्शन मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है दैट यू कॉल्ड इकोसिस्टम फंक्शन। और फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में आता है नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 एनर्जी फ्लो एंड नंबर 4 न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग। तो याद रहे, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो फ्रेम इन योर एग्जाम। इकोसिस्टम फंक्शंस में सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, दूसरे नंबर पे डिकम्पोजिशन, तीसरे नंबर पे एनर्जी फ्लो और चौथे नंबर पे आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये चारों फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में आते हैं एंड आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी के बाद फिर डिकम्पोजिशन, फिर एनर्जी फ्लो और उसके बाद लास्ट में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दीज आर दी फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं यहां पे हम प्रोडक्टिविटी से। एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी क्या है, कितने टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए, तो अगला है, नेक्स्ट इज ध्यान दीजिएगा प्लीज। प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी? देखिए प्लीज, प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। यू नो, जितनी भी एनर्जी एक इकोसिस्टम में होती है वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। तो याद रहे, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास दैट यू कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्रोडक्टिविटी, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो बायोमास के प्रोडक्शन का जो रेट है उसको आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें एक पॉइंट और ऐड करना, पर यूनिट एरिया एंड टाइम। पर यूनिट एरिया और टाइम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास जो है, उसको आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इज अ रेट। क्या है ये? एक रेट है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। जहां पे रेट आ रहा है वहां पे आप एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्टिविटी हो रही है, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो याद रहे, इसको आप मेजर करते हैं एरिया और टाइम में। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया एंड टाइम दैट यू कॉल प्रोडक्टिविटी। अब यहां पे जो प्रोडक्टिविटी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेनली, you must understand about this. One is primary productivity and another is secondary productivity. तो दो टाइप की प्रोडक्टिविटी देखी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्टिविटी, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर्स, दैट यू कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स और बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट यू कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। So this is the rate of
प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया आप यहां पे कंसीडर करेंगे। इसे आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया एंड टाइम में आप इसको मेजर करते हैं, दैट यू कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं बायोमास, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ, उसे आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स, और प्लांट्स कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अभी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी होती है एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जीपीपी एंड एनपीपी। तो यहां पे जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आई विल कम टू दी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? यहां पे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? यहां पे दिस प्रोडक्टिविटी एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बता दूं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट मींस दिस इज द रेट ऑफ टोटल बायोमास प्रोडक्शन। जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करके, दैट यू कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हालांकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बट देयर इज डिफरेंस, है ना। जीपीपी भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, बट जीपीपी और एनपीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो जीपीपी का मतलब क्या है? द रेट ऑफ टोटल बायोमास प्रोडक्शन, द रेट ऑफ टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स पर यूनिट एरिया एंड टाइम, राइट, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल बायोमास जो प्रोडक्शन है, टोटल बायोमास प्रोडक्शन को पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, दैट यू कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, यहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जो मेजर करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यार्ड, इसमें मेजर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, या फिर ये आपसे पूछ सकता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यार्ड, या फिर ये ऐसे भी आपसे पूछ सकता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर यार्ड, राइट। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये आपको याद करना है। ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहां पे प्लांट्स जितना भी फूड प्रोड्यूस करते हैं वो सारा कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। कुछ उसमें से वो इस्तेमाल कर लेते हैं अपने एनर्जी के लिए, क्योंकि फूड ही एनर्जी देगा, फूड ही एनर्जी प्लांट्स को भी देता है और फूड ही एनर्जी एनिमल्स को भी देता है। लेकिन ये जितना भी बायोमास प्रोड्यूस करते हैं वो सारा बायोमास प्रोडक्शन में से कुछ परसेंट, ए स्मॉल रेशियो, ये अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर
एनर्जी, यानी कि फॉर रेस्पिरेशन, राइट, याद रहे, राइट। तो अगर आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से वो रेस्पिरेशन वाली एनर्जी अगर माइनस कर दो प्लांट्स की, तो एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाता है। तो नेक्स्ट इज एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं। अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं तो एनपीपी में होता क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एनपीपी में आप कैसे निकालेंगे, दिस इज दी व्हाट, एनपीपी को आप कैसे निकालेंगे, एनपीपी इज व्हाट, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी एनर्जी दैट यू कॉल्ड एनपीपी। तो मैंने बताया एनपीपी क्या है, जो टोटल बायोमास का प्रोडक्शन किया प्लांट्स ने, दैट इज जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो ओवरऑल बायोमास फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट में वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। तो टोटल जितना भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से वो कुछ रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है, इसको आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्लांट ने जो भी बनाया उसमें से वो कुछ थोड़ा सा कंज्यूम करेगा भाई, अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए तो कुछ तो कंज्यूम करेगा, यानी कि आर मतलब रेस्पिरेशन में जो उसने एनर्जी इस्तेमाल की है उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट एनपीपी, एंड दैट एनपीपी विल बी अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स। जीपीपी इज नॉट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स, याद रहे, जीपीपी जो है वो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती है, एनपीपी जो है वो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होती है। तो याद रहे, ये जो एनपीपी है दिस इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है, ना कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसमें से वो खुद भी इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। अच्छा, एक पॉइंट और, सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां होती है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टेक प्लेस करती है वो करती है कोरल रीफ्स। ये एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कोरल रीफ्स में होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, शुगर केन फील्ड में होती है, शुगर केन फील्ड, इज दैट क्लियर। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कोरल रीफ्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एंड शुगर केन फील्ड में होती है। याद रहे, मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो मिनिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है डेजर्ट्स में। जो डेजर्ट्स एरिया है वहां पे एंड डीप ओशियन में भी मिनिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। डेजर्ट्स एंड डीप ओशियन में मिनिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। डेजर्ट्स और डीप ओशियन में सबसे कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अच्छा, एक चीज और, जो एनपीपी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा कहां पे है, इस बात पे भी क्वेश्चन आ जाता है। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसके बाद आई विल कम टू द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो सबसे ज्यादा कौन से इकोसिस्टम में होती है। जो टोटल एनुअल एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो 170 बिलियन टन्स होती है हमारे
बायोस्फीयर में, इन आवर बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, टोटल। तो टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन आवर बायोस्फीयर, जिसमें ओशियन प्राइम प्रोडक्टिविटी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट, और टेरेस्ट्रियल एनपीपी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। टोटल मिला के 170 बिलियन टन्स ये प्रोडक्टिविटी है हमारे प्लेनेट पे, बायोस्फीयर में। इसमें से 70% प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 70% प्रोडक्टिविटी है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करें, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दैट इज 115 बिलियन टन्स, 70%। यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, लैंड पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड इट विल बी द आंसर, आर यू गेटिंग और नॉट। वहीं एनपीपी इन ओशियन, ओशियन में यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दैट इज ओनली 55 बिलियन टन्स। ये जो नंबर्स हैं आपको याद रखने हैं। टेरेस्ट्रियल में 115 बिलियन टन्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड एनपीपी इन ओशियन 55 बिलियन टन्स। तो देखा जाए तो ओशियन में ओवरऑल एनपीपी कम है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में ओशियन में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफी कम मानी जाती है, सिर्फ 55 बिलियन टन, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन्स है। आर यू गेटिंग और नॉट। सो दिस इज अबाउट एनपीपी, दिस इज अबाउट एनपीपी। तो यहां पे एनपीपी सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ओशियन में कम है। अब यह भी आपको पता होना चाहिए कि ओशियन में इतनी कम प्रोडक्टिविटी कैसे है। हालांकि ओशियन जो है वो हमारी पूरे अर्थ के सरफेस का काफी सारा हिस्सा कवर करता है, लेकिन फिर भी वहां पे प्रोडक्टिविटी कम है। द रीजन इज कि ओशियन की डेप्थ में लाइट का पेनिट्रेशन कम होता है, ओशियन की डेप्थ तक लाइट सप्लाई नहीं हो पाती है। अगर लाइट सप्लाई नहीं हो पाएगी तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, तो एनपीपी विल बी लो। और दूसरा, ओशियन में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी की वजह से ओशियन में जो एनपीपी है वो कम होती है। तो ये रीजंस भी आप लिख लेना। तो यहां पे लो प्रोडक्टिविटी इन ओशियन बिकॉज, पहला पॉइंट, लाइट कैन नॉट रीच अप टू द डेप्थ ऑफ ओशियन। ओशियन की डेप्थ तक अगर लाइट नहीं पहुंच पाएगी तो एनपीपी कम हो गई भाई। सेकेंड रीजन, नाइट्रोजन यहां पे एक लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से यहां पे एनपीपी कम होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, देख लीजिएगा आप। नाइट्रोजन इज लिमिटिंग फैक्टर इन ओशियन, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी एनपीपी कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Now I am going to discuss about secondary productivity and after that I will come to the decomposition, so listen carefully. इसके बाद I am going to discuss about secondary productivity. जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसको बोलते हैं, यानी कि जो कि रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो है सिंथेसाइज करते हैं, उस रेट को आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि सिंथेसिस, रेट ऑफ सिंथेसिस of food by plants, that is called primary productivity, and plant or you can say producers, plants को आप producers भी कहते हैं। वहीं अगर secondary productivity की बात करें तो secondary productivity यानी कि rate of synthesis of biomass by consumers। तो rate of synthesis of biomass by plants or producer, that is called primary productivity, and secondary productivity के बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आती है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मींस दिस इज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर्स। तो नेक्स्ट इज
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, दिस इज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास by consumers, by consumers. So rate of synthesis of biomass by consumers, this is called secondary productivity. इसके बाद ऐसे ही आता है एक कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी आप कहते हैं, दिस इज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास बाय ए कम्युनिटी, बाय ए बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी में जो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास होता है उसे आप कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। दिस इज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास दैट यू कॉल्ड कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। This is the rate of synthesis of biomass that you call community productivity. Are you getting? तो ये secondary productivity हो गया, community productivity हो गया। ऐसे ही एक कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं efficiency से related, ecological efficiency, photosynthetic efficiency, इसके अलावा net production efficiency। तो efficiency से related भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, listen carefully। तो अगला है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। देखिए, अगर बात की जाए इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की, सो व्हाट इज एग्जैक्टली इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? आप किस तरीके से इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड। Ecological efficiency, this is equals to the energy produced in a biomass in a trophic level। किसी ट्रॉफिक लेवल की आपको अगर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निकालनी हो तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला लग जाता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन बायोमास या एनर्जी इन बायोमास इन ए ट्रॉफिक लेवल अपॉन प्रेजेंट एनर्जी ऑफ बायोमास इन लोअर ट्रॉफिक लेवल। प्रेजेंट एनर्जी in biomass in lower trophic level and that you can multiply it with 100। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन बायोमास एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की आपको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निकालनी है तो उसमें जो एनर्जी बन रही है इन बायोमास की फॉर्म में जो एनर्जी बनती है उसको डिवाइड कीजिए आप प्रेजेंट एनर्जी इन बायोमास राइट ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो लोअर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी प्रेजेंट है राइट उसको कंसीडर करना पड़ेगा। इसके बाद आप इस तरीके से इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन बायोमास एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल अपॉन प्रेजेंट एनर्जी इन बायोमास एट लोअर ट्रॉफिक लेवल मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को किस तरीके से निकालेंगे आप? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है GPP यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ब्रैकेट में मैं फिर से लिख देता हूं उसको, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। GPP यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन
राइट। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को कैसे निकालेंगे आप? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन अपॉन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को निकालने का ये तरीका है। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पूछी जाती है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी पूछी जाती है। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मतलब जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। इसके बाद जो तीसरा है, थर्ड वन इज, तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हो गया, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी हो गया, ऐसे ही नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी पूछ ली जाती है। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, अगर हम नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात करें, हाउ यू विल कैलकुलेट इट? एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आप नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एफिशिएंसी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 पे आता है डिकम्पोजिशन, उसके बाद एनर्जी फ्लो के बाद आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो नेक्स्ट फंक्शनल एस्पेक्ट इज डिकम्पोजिशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो लिसन केयरफुली अबाउट डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोजिशन की अगर बात करें, हाउ यू विल डिफाइन डिकम्पोजिशन? यू ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट दिस टर्म डिकम्पोजिशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ब्रेक हो जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे आप डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ब्रेक हो जाता है इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। इसे आप डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म दैट यू कॉल डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर? जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे आप डिकम्पोजिशन कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसको आप डेट्रिटस भी कहते हैं। याद रहे। तो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस फॉर dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter या living matter का डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है। As I already told you कि सबसे ज्यादा जो डिकम्पोजिशन होता है वो अपर लेयर ऑफ सॉइल में टेक प्लेस करता है एंड इन द डेप्थ ऑफ ओशन में टेक प्लेस करता है। तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन, मैक्सिमम जो डिकम्पोजिशन है that take place in upper layer of soil, soil की upper layer में take place करता है and into the depth of ocean, ocean की depth में भी सबसे ज्यादा decomposition take place करता है। Is that clear all of you? और dead and decaying organic matter का decomposition take place करता है। अब यहाँ पे decomposition में exactly कौन कौन से steps होते हैं? There are how many steps in decomposition process will take place? तो कौन कौन से स्टेप जो है यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस में? यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मेजर स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, नंबर 1 इज फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, इसके बाद होता है लीचिंग, सॉरी इसके बाद कैटाबोलिज्म होगा, कैटाबोलिज्म के बाद नहीं, पहले फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद
कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म के बाद फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, राइट। और इसके बाद नंबर 4 इज ह्यूमिफिकेशन एंड नंबर 5 इज मिनरलाइजेशन। तो ये 5 मेजर स्टेप्स हैं जिसमें कि डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जनरली परफॉर्म बाय सर्टेन डेट्रीवोरस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको डेट्रीवोरस कहा जाता है। तो याद रहे, दिस प्रोसेस मेनली परफॉर्म्ड बाय डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस की कैटेगरीज में आते हैं कुछ एनिमल्स, एग्जांपल में लिख देता हूं, जैसे कि अर्थवॉर्म, जैसे कि टर्माइट्स, ये सब डेट्रीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये प्रोसेस डेट्रीवोरस परफॉर्म करता है। इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको आप डेट्रीटस कहते हैं, तो डेट्रीटस जो है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्थवॉर्म और टर्माइट जैसे ऑर्गेनिक उनको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उनको फाइन पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। मोस्ट पल्वराइज्ड फॉर्म, एक पल्वराइज्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, फाइन पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं, ये डेट्रीवोरस। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस उसको कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है टुकड़ों में टूट जाना, और ये टुकड़े क्या होते हैं, वेरी फाइन पीसेस। क्या होते हैं, बहुत ही फाइन पीसेस होते हैं। तो इन दिस केस, इन दिस प्रोसेस डेट्रीटस ब्रेक डाउन इनटू माइन्यूट पीसेस। डेट्रीटस जो है वो माइन्यूट पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये डेट्रीटस क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूं। दिस डेट्रीटस dead animals and plants remain। तो जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन है उनको आप डेट्रीटस कहते हैं। इज दैट क्लियर? एनिमल्स के डेड पार्ट्स या प्लांट्स के डेड पार्ट, उनको आप डेट्रीटस कहते हैं। डेट्रीटस का एग्जांपल जैसे कि अगर आप प्लांट रिमेन की बात करें, जैसे लीव्स हो गया, बार्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो कि डेट्रीटस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एनिमल्स डेड रिमेन, राइट, जैसे फीसिस मैटर हो गया, या एनिमल का कोई बॉडी पार्ट हो गया, या एनिमल फ्लैश हो गया, ये सब एनिमल डेड रिमेन्स में आते हैं। तो सबसे पहले इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, ये फाइन पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं। फाइन पीसीज लिखिए, मैंने माइन्यूट लिखा, माइन्यूट बहुत छोटा होता है। तो ये फाइन पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं, टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं ये ऑर्गेनिक पार्ट, एंड दिस प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय डेट्रीवोरस। ये प्रोसेस डेट्रीवोरस परफॉर्म करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो जब ये जितने भी डेड रिमेन हैं, जितने भी डेट्रीटस है, जब इनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने के टाइम पे कुछ इनमें सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सॉल्युबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और वो जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, राइट, दे सेटल डाउन, राइट, इन सॉइल होराइजन। तो सॉइल होराइजन में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग मैंने आपको सॉइल फॉर्मेशन पैडोजेनेसिस के टाइम पे भी बताया था। तो यहाँ पे जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं इन डेड मटेरियल्स में, वो जो है सेटल डाउन हो जाते हैं सॉइल में। दैट यू कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस थ्रू वाटर। तो वाटर के थ्रू वो सॉइल के अंदर, सॉइल होराइजन में सेटल डाउन हो जाते हैं। इसे आप लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज लीचिंग। तो मेरा जो अगला स्टेप है वो है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, दैट इज लीचिंग प्रोसेस। देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज लीचिंग प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। देखिए प्लीज,
देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग प्रोसेस भी आता है। Some water soluble substance settle down in soil through water, right? That you call leaching process. तो यहाँ पे some water soluble substance, कुछ water soluble substances होते हैं which settle down in soil horizon, जो कि सॉइल होराइजन में सेटल डाउन हो जाते हैं थ्रू रेन वाटर। रेन वाटर के साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो सेटल डाउन हो जाते हैं सॉइल होराइजन में, उसे आप लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। दैट यू कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद तो यहां पे सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस which settle down in soil horizon, that you call leaching process, and ये जो settling होती है through rain water होती है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा प्रोसेस है, third one is that I am going to discuss here। तो ये हो गया लीचिंग। लीचिंग के बाद जो अगला प्रोसेस है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन हो जाता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डेट्रिटस फाइन पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनके साथ अगर कोई सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रेनफॉल के साथ, राइट, सॉइल के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, पानी के साथ वो सेटल डाउन हो जाता है। इसे आप लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है डीकम्पोजिशन। वो कौन सा प्रोसेस है? डीकम्पोजिशन। सो लिसन केयरफुली अबाउट डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। तो लीचिंग के बाद आता है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय सर्टेन सेप्रोट्रॉप्स। ये सेप्रोट्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये दोनों ही, राइट, इस कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो कैटाबॉलिज्म जनरली परफॉर्म्ड बाय, this process performed by saprotrophs। ये saprotrophs में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। These microorganisms or these saprotrophs include certain bacteria and even certain fungi। तो उसमें कुछ बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, राइट, इन सेप्रोट्रॉप्स में, जो कि इस कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली मैंने आपको पहला स्टेप जो बताया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो डेट्रिटस होता है वो फाइन पीसेस में ब्रेक हो जाता है। फाइन पीसेस में ब्रेक होने का जो पर्पज है वो ये है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ा तो ये बैक्टीरिया और फंजाई उस पे जो है अपने एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, और वो एंजाइम्स उन फाइन पीसेस ऑफ डेट्रिटस को भी ब्रेक कर देगा, और उसका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो यहां पे, राइट, तो ये सेप्रोट्रॉप्स और बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, राइट, ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है रिलीज द एंजाइम्स ऑन फाइन पीसेस ऑफ डेट्रिटस। डेट्रिटस के पीसेस पे एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, और ये एंजाइम इनको डिकम्पोज करेंगे, यानी कि इनका कैटाबॉलिज्म होगा, यानी कि ब्रेकडाउन होंगे। Now, the complex organic material, at the end, complex organic material will break down into
टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल या ये जो फाइन पीसीज ऑफ डेट्रिटस है ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो टाइप्स के मटेरियल में, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, जिसमें आता है नंबर 1 ह्यूमस एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का या इन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का या इस ह्यूमस का क्या होगा? मैंने बताया यहां पे राइट डिकम्पोजिशन में पहले फ्रेगमेंटेशन, जो लार्ज पीसीज ऑफ डेट्रिटस है वो फाइन पीसीज ऑफ डेट्रिटस में ब्रेक किया अर्थफॉर्म जैसे एनिमल ने। उसके बाद लीचिंग हुई, वहां पे उस डेट्रिटस में जितना भी वाटर सोल्यूबल मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाता है थ्रू वाटर इनसाइड द सॉइल होराइजन। उसके बाद कैटाबॉलिज्म हुआ, वो जो डेट्रिटस हैं, जो फाइन पीसेज ऑफ डेट्रिटस है उसको जो है सेप्रोट्रोप्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई उस पे अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और वो एंजाइम्स उसको ब्रेक करने के बाद दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट तैयार करता है। पहला है ह्यूमस और दूसरा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये ह्यूमस का क्या होगा? यहां पे ह्यूमस के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे आप ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे आप मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो अगला जो स्टेप है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन का क्या होगा? व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन एग्जैक्टली? This is the process of catabolism of complex organic material to produce humus। तो ह्यूमस बनने का जो प्रोसेस है उसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, यानी कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में ही ह्यूमिफिकेशन भी आता है। कैटाबॉलिज्म के दौरान ही ह्यूमस बनता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? उसी पीरियड में ह्यूमस भी बनेगा और वो ह्यूमस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिफिकेशन, this is the process of catabolism of detritus। detritus का catabolism होगा and produce humus so this is the process of catabolism of detritus and produce humus that you call humification। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ डेट्रिटस एंड प्रोड्यूस ह्यूमस। तो कैटाबॉलिज्म से कैटाबॉलिज्म ऑफ डेट्रिटस से ह्यूमस प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को आप ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस कहेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस जिसमें कि ह्यूमस बनता है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब ह्यूमस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमस जो होता है ये डार्क एमोर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस। दिस इज a dark amorphous colloidal substance। This is partially decomposed material। डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान जो कैटाबॉलिज्म होता है तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जब पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ब्रेक नहीं हो पाता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तब उस पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल को आप क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। तो ये पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है। ह्यूमस इज आल्सो बी कॉल्ड पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल, यानी कि यहां पे पूरा डिकम्पोजिशन ह्यूमस बनते टाइम, ह्यूमस जब बना है तो डिकम्पोजिशन पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट? ह्यूमस जो होता है दिस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये जो ह्यूमस होता है ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट कैसे होता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे जो ह्यूमस है दिस इज highly resistant to microbial activity। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट इसको माना जाता है। क्यों? बिकॉज
ह्यूमस इज रिच इन सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन एटसेट्रा। सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, सुबेरिन, ये सब मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जहां पे ये सब मटेरियल प्रेजेंट है, सेलुलोज, लाइक लिग्निन एंड काइटिन, ये सब डेड मटेरियल्स होते हैं प्लांट सेल्स के। तो ये जहां पे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वहां पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो ह्यूमस में ये सब प्रेजेंट होते हैं। दिस इज रिच इन सेलुलोज, लिग्निन एंड काइटिन, इसलिए दिस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रेजिस्टिविटी का काम करता है, रेजिस्टेंट है उसके लिए। लेकिन इनका भी डाइजेशन होता है, बट इनका भी डिकम्पोजिशन होता है, इनका भी कैटाबॉलिज्म होता है, बट दैट विल टेक ए टाइम, जो कि एक वक्त लेता है। इज दैट क्लियर? उसको कंप्लीटली डिकम्पोज होने में जो है टाइम लग जाता है, वहां पे स्लो हो जाता है, राइट? तो डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहां पे जो ह्यूमस होते हैं, there are two types of humus, more and mud. Is that clear to all of you? more जो होता है, अगर हम more की बात करें, more is raw humus. इसको आप raw humus कहते हो, more को। Is that clear to all of you? And इस more के अंदर जो है large number of decomposers present होते हैं, यानी कि इसका fast catabolism होता है। ये फास्ट रेट से डिकम्पोजिशन होता है इसका, राइट? इसमें फास्ट डिकम्पोजिशन होता है एज कंपेयर टू मल। इसमें लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। रो ह्यूमस है, फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है मल। अगर हम मल की बात करें तो मल जो है, इज दैट क्लियर? दिस इज नॉट रो ह्यूमस। इसमें जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी स्लो होती है, इसमें लेस नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? और माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। तो इसमें जो है इसका स्लो डिकम्पोजिशन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे लेस नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं, इसमें लेस नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है? और इसका ये एक स्लो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। मल में स्लो डिकम्पोजिशन होता है और यहां पे लेस नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं मल में। इज दैट क्लियर? सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमस। इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया मल एंड मोर टाइप्स ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के ये टाइप्स हैं। इसके बाद बात करते हैं मिनरलाइजेशन की। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मिनरलाइजेशन ऑल्सो। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज मिनरलाइजेशन। So my next topic is mineralization. देखिए, अगर बात करें मिनरलाइजेशन की, व्हाट इज एग्जैक्टली मिनरलाइजेशन? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जब पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है, राइट, कंप्लीटली, तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाते हैं। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे मटेरियल ब्रेक होता है और मिनरल्स निकलते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है। इसे आप मिनरलाइजेशन कहते हैं।
याद रहे, मिनरलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल स्टेप टू इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मिनरलाइजेशन या डिकम्पोजिशन प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि एसेंशियल मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अगर सॉइल अच्छी होती है, इट मींस दैट इज कॉल्ड हाई फर्टाइल सॉइल। इज दैट क्लियर? तो मिनरलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो मिनरलाइजेशन है एग्जैक्टली क्या? इन दिस प्रोसेस complete breakdown of organic materials का complete breakdown हो जाता है and releasing of inorganic nutrients, और inorganic nutrients निकलते हैं complete breakdown होने के बाद। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स निकलते हैं और ये बाद में सॉइल के अंदर सेटल हो जाते हैं और फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो ये हो गया मिनरलाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इसी के साथ डिकम्पोजिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक चीज और एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, एक टॉपिक मैं आपको इससे रिलेटेड बता रहा हूं, न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन। कभी कभी डिकम्पोजिशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन प्रोसेस भी देखा जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन एक बारी समझ लीजिए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन, अगर न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन की हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक होता है। यू मस्ट नो अबाउट दिस एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दिस कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। इज दैट क्लियर? और ब्रेक डाउन होने के बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं तो समझो डिकम्पोजिशन कंप्लीट। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस रिवर्स भी हो जाता है। दिस इज रिवर्स, समटाइम इवन इट मे बी रिवर्स। यहां पे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो सॉइल में कुछ अदर माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जनरली डिकम्पोजिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक हो जाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर दिस प्रोसेस। आर यू गेटिंग? तो यहां पे न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म बाय सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के द्वारा ये किया जाता है इन सॉइल। सॉइल में ऐसा प्रोसेस होता है, इसे न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइजेशन कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका फ्रेम हो सकता है एज ए क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ डिकम्पोजिशन इज कंप्लीट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो अगर बात करें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस, राइट, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स डिकम्पोजिशन प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इन फैक्टर्स में सबसे पहले आता है, नंबर 1 इज केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस। जो डेट्रिटस है उसका केमिकल नेचर क्या है, इस बात पे डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है। केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, is also responsible for the decomposition, slow decomposition और fast decomposition। अगर ये डेट्रिटस में नाइट्रोजनस कंटेंट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है,
प्रोटीन ज्यादा है, न्यूक्लिक एसिड ज्यादा है, तो वहां पे उस डेट्रिटस का फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। इज दैट क्लियर? इफ डेट्रिटस कंटेन, अगर डेट्रिटस कंटेन करता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड को अगर यहां पे डेट्रिटस कंटेन करता है, राइट, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड दैट शो इन सब्सटेंस का फास्ट डिकम्पोजिशन होता है। इवन आप यहां पे शुगर भी लिख सकते हैं। शुगर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस कंपाउंड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है, और शुगर है, इन सब का फास्ट डिकम्पोजिशन होता है अगर डेट्रिटस में ये सब मटेरियल ज्यादा है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर डेट्रिटस में, इफ डेट्रिटस कंटेन, लेकिन अगर डेट्रिटस में लिग्निन ज्यादा है, काइटिन ज्यादा है, सेलुलोज ज्यादा है, सुबेरिन ज्यादा है, तो दैट शो स्लो डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से स्लो डिकम्पोजिशन होता है। इज दैट क्लियर? तो लिग्निन, काइटिन, सेलुलोज, सुबेरिन, इनकी वजह से डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। तो केमिकल नेचर पे बहुत ज्यादा मैटर करता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? अगर यहां पे, राइट, नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा है डेट्रिटस में, तो ये प्रोसेस फास्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिग्निन, काइटिन, सेलुलोज, सुबेरिन जैसे कंपाउंड ज़्यादा है, तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इस बात पे भी मैटर करता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज टेम्परेचर इज वेरी एसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस। जनरली डिकम्पोजिशन प्रोसेस टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई टेम्परेचर होता है और वहां पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो याद रखिए, हाई का मतलब यहां पे मेरा ये है कि एक ऑप्टिमम रेंज में हाई, नॉट दैट मच हाई। इज दैट क्लियर? तो यहां पे टेम्परेचर की बात करें तो एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोजिशन प्रोसेस इंक्रीज कर जाता है हाई टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर लो है, एट लो टेम्परेचर लाइक इन पोलर एरियाज में लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो क्या कर जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन यानी कि डिक्रीज कर जाता है और डिकम्पोजिशन वहां पे नहीं हो पाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? यू नो, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको इवोल्यूशन चैप्टर में, अनअल्टर्ड फॉसिल्स, यानी कि जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अनअल्टर्ड फॉसिल्स यानी कि जो कि एज इट इज प्रिजर्व्ड है, इवन स्किन, राइट, फ्लैश, बोन, सब कुछ प्रिजर्व्ड है। तो ऐसे भी फॉसिल पाए जाते हैं, खासकर ऐसे एरिया में जो पोलर एरियाज है, जहाँ पे टेम्परेचर सब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब माइनस में टेम्परेचर होता है। तो ऐसी जगह पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस जनरली बहुत ही स्लो हो जाता है या फिर नहीं होता है। तो इसलिए एक वूली मैमोथ जो कि आज से लगभग 30 से 40 हज़ार साल पहले एग्जिस्ट करता था, उसका हमें फॉसिल एविडेंस मिला है, यानी कि वो पोलर एरिया में एज इट इज़ प्रिजर्व हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन ही नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? तो पोलर एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है डिकम्पोजिशन में। सेकेंड इज मॉइस्चर। मॉइस्चर भी मैटर कर जाती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। मॉइस्चर आप जितना बढ़ाओगे, राइट, उतना डिकम्पोजिशन प्रोसेस बढ़ेगा। मॉइस्चर वाले पीरियड में डिकम्पोजिशन रेट फास्ट हो जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर मॉइस्चर एक्सीज हो तो डिकम्पोजिशन इम्पीड भी हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद रहे, एट हाई मॉइस्चर जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है
डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है फास्ट हो जाता है। एंड एट एक्सिस मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर एक्सिस हो, दैट कैन इम्पीड्स द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस को इम्पीड कर देता है, रोक देता है, राइट। एंड लो मॉइस्चर पे, अगर मॉइस्चर लो होती है तो भी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाता है। अनदर फैक्टर इज एरेशन। एरेशन मतलब एयर क्वालिटी। अगर सॉइल में एरेशन अच्छा खासा है तो डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होता है। अगर एरेशन कम है, एयर कम है, क्योंकि एयर जो है इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ, फॉर डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई, फॉर डेट्रीवोरस, इज दैट क्लियर। तो इनकी एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करती है एयर, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि एरेशन अच्छा होना चाहिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए। फोर्थ फैक्टर, a good aeration is also very essential. Very essential for decomposition process. Decomposition process के लिए aeration होना बहुत जरूरी है। Good aeration is very essential for decomposition process. Good aeration से decomposition process जो है fast हो जाता है। Is that clear? So this is all about decomposition. Now इसी के साथ हमारा ये वाला function aspect भी complete. Productivity is complete. Decomposition is complete. Now the next topic is energy flow that I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.